हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या है। तो क्यों यह 21वीं सदी की सबसे बड़ी दौड़ बन गई है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले इसकी हम भूमिका के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या भूमिका है। तो क्रिटिकल मिनरल्स क्या है और क्यों दुनिया घबराई हुई है। तो 21वीं सदी की दुनिया की अर्थव्यवस्था अब पुरानी कोयला तेल आधारित अर्थव्यवस्था नहीं रही है। तकनीक, एआई, रक्षा प्रणाली, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरियां, मोबाइल, कंप्यूटर, उपग्रह, मिसाइल, ग्रीन एनर्जी, इस सब की नींव एक ही चीज पर खड़ी होती है, वो है क्रिटिकल मिनरल्स, यानी महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ। तो ये ऐसे खनिज है जो तकनीक के लिए आवश्यक होता है, उपलब्ध कम होता है, लेकिन सप्लाई चेन चीन जैसी कुछ मुट्ठीभर देशों पर निर्भर रह जाता है और बिना इसके भविष्य की अर्थव्यवस्था रुक जाती है। तो इसीलिए इन्हें न्यू ऑयल ऑफ द 21st सेंचुरी कहा जाता है। तो पहले हम जान लेते हैं क्रिटिकल मिनरल्स की परिभाषा क्या है। तो क्रिटिकल मिनरल्स वे खनिज है जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होता है। सप्लाई में बाधा आने पर बहुत बड़ा जोखिम भी पैदा हो सकता है। विकासशील तकनीकी के लिए अनिवार्य होता है। बहुत कम देशों में ये मिलते हैं। निकालना कठिन होता है और परिष्करण रिफाइनिंग महंगा पड़ता है और समय लेने वाला बहुत समय लेता है। तो प्रत्येक देश अपनी जरूरत के अनुसार क्रिटिकल मिनरल्स की सूची बनाते हैं। तो उसके बाद क्या महत्वपूर्ण है उसके बारे में जान लेते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स में तो दुनिया में 30 से 45 तक ऐसे खनिज है जिन्हें क्रिटिकल माना जाता है, जो सबसे प्रमुख होते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स 17 प्रकार के होते हैं, जैसे नियोडिमियम, डिस्प्रोसियम, टेर्बियम और लैंथेनियम। उपयोग की बात करें तो मोबाइल में किया जाता है, मिसाइल में, एमआरआई, इलेक्ट्रिक मोटर में और सोलर पैनल में भी इसको उपयोग किया जाता है। तो लिथियम में क्या होता है, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी की जान होता है ये। उसके बाद कोबाल्ट, ये बैटरी की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होता है। निकेल, बैटरी की ऊर्जा क्षमता बढ़ाता है, निकेल। उसके बाद ग्राफाइट, तो ये बैटरी का 50% हिस्सा सिर्फ उसका होता है, इसका ग्राफाइट का। उसके बाद कॉपर, तो बिजली, गाड़ियों, इलेक्ट्रिक ग्रिड का आधार होता है, ग्रिड का। तो प्लेटिनम ग्रुप मेटल्स भी होता है, जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर और हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के बारे में। उसके बाद क्रोमियम और मैंगनीज, ये स्टील इंडस्ट्री के लिए जरूरी होता है। उसके बाद टिन और टंगस्टेन, ये इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी के लिए काम में आता है। ये सब आधुनिक महाशक्तियों की नींव है। उसके बाद क्रिटिकल मिनरल्स का उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में होता है, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, ग्राफाइट, निकेल, ईवी, ये इंजन की जगह बैटरी लेता है। इंजन की जगह क्या लगता है, बैटरी लगता है, और बैटरी इन खनिजों पर आधारित होता है। ये इन खनिजों के बिना ये मुश्किल है, नहीं बन सकता है। उसके बाद मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक में भी लगता है। रेयर अर्थ एलिमेंट के बिना मोबाइल तक नहीं बन सकता है। उसके बाद आने वाला है 5G, एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इसमें भी रेयर अर्थ लगता है, प्लस प्लैटिनम ग्रुप मेटल भी लगता है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर पैनल, सिलिकॉन, चांदी, विंड टर्बाइन, ये सब रेयर अर्थ मैग्नेट से ही होता है। और बैटरी की बात करें तो लिथियम, निकेल, कोबाल्ट, ये सब में होता है। सोलर पैनल कहाँ पर होता है, सिलिकॉन और चांदी से होता है। वैसे विंड टर्बाइन रेयर अर्थ मैग्नेट से होता है। बैटरी की बात करें तो लिथियम, निकेल और कोबाल्ट, ये सब मिलाकर ही बैटरी बनता है। उसके बाद डिफेंस सेक्टर में कहाँ पर लागू होता है, जैसे लड़ाकू विमान, मिसाइल, रडार, ड्रोन, सभी रेयर अर्थ पर ही निर्भर होता है, इसके बिना नहीं हो सकता है। उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी, जैसे सैटेलाइट, रोबोटिक आर्म, थिएटर्स, सब रेयर अर्थ और टाइटेनियम पर ही निर्भर होता है। उसके बाद क्यों क्रिटिकल मिनरल्स को 21वीं सदी का नया तेल कहा जाता है, क्योंकि 21वीं शताब्दी में
तेल भंडार का ही होता है, जबकि 21वीं सदी का ये क्रिटिकल मिनरल्स ही आगे आने वाले में काम देगा। जैसे क्योंकि तेल ने 20वीं सदी की अर्थव्यवस्था, राजनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन पर कब्जा किया था। हम सब जानते हैं कि 20वीं शताब्दी में कैसे अर्थव्यवस्था को, राजनीतिक और वैश्विक शक्ति संतुलन पर कब्जा किया था। वैसे ही अब क्रिटिकल मिनरल्स को कहा जाता है। क्रिटिकल मिनरल्स को नया हथियार बनाया जा सकता है, नई राजनीति भी बना जा सकता है, और नए गठबंधन, एक देश से दूसरे देश का गठबंधन भी हो सकता है। महाशक्तियों की नींव इन्हीं से ही तय होगी कि कौन क्या कर सकता है। जिनके पास ये होंगी वही भविष्य में नियंत्रित कर सकेंगे सभी देश को। उसके बाद दुनिया में क्रिटिकल मिनरल्स की सबसे बड़ी समस्या के बारे में जान लेते हैं। तो सप्लाई कुछ देशों में केंद्रित है। क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम 90% ऑस्ट्रेलिया में है और अर्जेंटीना, चिली, इन 3 देशों में ही 90% है लिथियम। वैसे रेयर अर्थ की बात करें तो 60% चीन में ही है। उसके बाद कोबाल्ट की बात करें तो 70% कांगो में है। उसके बाद ग्राफाइट की बात करें तो 82% चीन में ही है, एक देश में ही। उसके बाद निकल की बात करें तो 45% इंडोनेशिया में ही है। ये सारी समस्या होता है अन्य देशों के लिए। सब कुछ देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, जितने भी देश मैंने अभी कहा। तो रिफाइंड मिनरल पर चीन का एकाधिकार है। जैसे खनन तो कई देशों में होता है, लेकिन शुद्धिकरण, जो कि हम रिफाइनिंग कहते हैं, वो 90% चीन ही करता है। इसका मतलब यही है कि पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी चीन के अधीन ही आता है। उसके बाद क्रिटिकल मिनरल्स पर चीन का दबदबा कैसे बना। तो चीन ने 1990 में यह रणनीति बनाई थी कि खनन कंपनियां खरीदना, सस्ते दाम में रेल बेच देना, दुनिया में सभी प्रतियोगियों को खत्म कर देना। ये सब उनकी चाल थी चीन की। फिर कीमतों में बढ़ा दी। जैसे सब लोग डाउन हो गए, उसके बाद फिर कीमत बढ़ा दी चाइना ने। उसके बाद रिफाइनरी का 85 से 90% नियंत्रण हासिल कर लिया चाइना ने। अब दुनिया चीन पर निर्भर करता है, इसीलिए इसे चाइना रेयर अर्थ मोनोपोली कहा जाता है, क्योंकि चाइना ही एक ऐसा देश है, उनके पास क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज़्यादा है। उसके बाद क्यों क्रिटिकल मिनरल्स की ग्लोबल रेस सबसे बड़ी दौड़ बन चुकी है। तो ईवी रिवोल्यूशन के लिए होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिवोल्यूशन हुआ है। तो 2050 तक ईवीएस को 500% तक बढ़ाना होगा। 500% तक बढ़ाना होगा। कब तक? 2050 तक। उसके बाद सोलर, विंड एंड ग्रीन एनर्जी ट्रांजेक्शन भी होने वाला है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया जीवाश्म ईंधन छोड़ रही है, इसलिए हमें सोलर चाहिए, विंड फैन चाहिए, ग्रीन एनर्जी, ये सब में ट्रांजेक्शन होना पड़ता है। उसके बाद एआई और हाईटेक युक्त होना है। तो स्मार्ट हथियार, ड्रोन, सैटेलाइट, इसके लिए हमें क्रिटिकल मिनरल्स के बिना नहीं बनेंगे, इसलिए हमें ये क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज़रूरी है। उसके बाद चीन बनाम यूएसए की जंग। तो दोनों सुपर पावर हैं और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए युद्ध स्तर पर दौड़ में हैं। उसके बाद सप्लाई चेन सुरक्षा की बात करें तो कोविड के बाद दुनिया सीखी कि किसी एक देश पर निर्भरता बहुत खतरनाक हो सकता है। सप्लाई चेन बात की करें तो उसके बाद ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल्स पॉलिटिक्स के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन सी महाशक्तियाँ की लड़ाई हो रही है। जैसे अमेरिका चीन पर निर्भरता खत्म करना चाहता है और क्रिटिकल मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप CMSP बना रहा, ऐसे वो चाहता है। और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ भी गठबंधन किया हुआ है अमेरिका। उसके बाद यूरोप की बात करें तो क्रिटिकल मिनरल्स एक्ट, जिसको हम CMA कहते हैं, वो 2030 तक 40% स्थानीय उत्पादन का लक्ष्य रख चुका है। उसके बाद चीन, वो दुनिया की खदानों की खरीद कर रहा है और अफ्रीका, एशिया में निवेश कर रहा है, जो कि रिसोर्स डिप्लोमेसी के तहत। उसके बाद इंडिया क्या कर रहा है, तो वो माइनिंग रिफॉर्म कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अफ्रीका में पार्टनरशिप कर रहा है इन देशों में। और काबिल कंपनी गठित किया गया है, जो नई अर्थ पॉलिसी की तरह चल रहे हैं,
नए अर्थ रेयर अर्थ की पॉलिसी के तहत। उसके बाद क्रिटिकल मिनरल्स और भविष्य के युद्ध क्या क्या हो सकते हैं जान लेते हैं। तो कल के युद्ध में फाइटर जेट टैंक मिसाइल से नहीं जीतेंगे युद्ध। क्या होगा, जो देश के पास होंगे जैसे रेयर अर्थ, लिथियम, कोबाल्ट, ग्राफाइट, नियोबियम, ये सब टेक्निक के माध्यम से ही देश को जीता जा सकता है। वही एआई ड्रोन आधारित युद्ध भी जीतेंगे। इसीलिए विशेषज्ञ से कहते हैं कि मिनरल वार्स हैव रिप्लेस ऑयल वार्स। तो अभी तक क्या हो रहा है, ऑयल वार ही चल रहा है, क्योंकि ऑयल वार को रिप्लेस करने वाला है कौन, मिनरल वार्स। उसके बाद ग्लोबल कंजप्शन ट्रेड के बारे में जानते हैं, मांग कितनी बढ़ेगी। तो 2020 से 2050 के बीच लिथियम की मांग 40 गुना बढ़ जाएगा, कोबाल्ट की 25 गुना बढ़ जाएगा, निकेल की 20 गुना बढ़ जाएगा। रेयर अर्थ मैग्नेट की बात करें तो 10 गुना बढ़ जाएगा और कॉपर की बात करें तो 2 गुना बढ़ जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिक ग्रेड बिस्तर हो सकेगा। उसके बाद क्रिटिकल मिनरल्स की कमी क्यों होंगी उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो खनन धीमा और सीमित हो जाएगा। एक खदान शुरू होने में 7 से 15 साल लग जाते हैं। उसके बाद रिफाइनिंग क्षमता चीन के पास है, तो दुनिया के पास सीमित विकल्प है। डिमांड अचानक बहुत बढ़ जाएगी, जैसे ईवी प्लस एआई प्लस डिफेंस ने दबाव बढ़ा दिया है। उसके बाद रिसाइकलिंग तकनीक अभी कमजोर है। लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग अभी भी 5 से 10% ही है। उसके बाद जान लेते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा क्रिटिकल मिनरल्स की खनन की चुनौतियां के बारे में। तो पानी की खपत बहुत ज़्यादा होगी और स्थानीय जनजातियों पर असर भी होगी, जैसे भूमि प्रदूषण होगा, प्रोसेसिंग में केमिकल पोल्यूशन हो सकता है। सर्कुलर इकोनॉमी की ज़रूरत भी है, इसीलिए सस्टेनेबल माइनिंग जरूरी होगा। उसके बाद क्रिटिकल मिनरल्स और बेसिक आर्थिक शक्ति के बारे में जान लेते हैं। तो जिसके पास क्रिटिकल मिनरल्स होंगे वह नियंत्रित करेगा, जैसे नई ईवी इंडस्ट्री, नई बैटरी टेक्नोलॉजी, 5G या 6G नेटवर्क, स्पेस इकोनॉमी, डिफेंस सिस्टम, रोबोटिक एआई इंडस्ट्री, यह फ्यूचर मोनोपोली जैसा हो जाएगा। उसके बाद भारत के लिए क्रिटिकल मिनरल्स इतने महत्वपूर्ण क्यों है। तो भारत आने वाले वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा ईवी बाजार बन जाएगा, तो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा भी बाजार बन जाएगा। सेमीकंडक्टर उद्योग विकसित करेगा और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भी होगा। 5G एआई उद्योग को बढ़ाएगा और इसके लिए भारत को बड़े पैमाने पर क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। उसके बाद भारत में क्रिटिकल मिनरल्स के उपलब्ध के भंडार के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज मिले हैं, जैसे तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल में बहुत से रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले हैं और लिथियम भी मिले हैं। जम्मू कश्मीर में हाल ही में खोज किया है कौन, लिथियम। उसके बाद निकेल, ये उड़ीसा में बहुत ज़्यादा हैं। ग्राफाइट झारखंड में मिलता है, वैसे राजस्थान में कॉपर मिलता है। वैसे क्रोमियम की बात करें तो सुकिंदा, उड़ीसा दुनिया की सबसे बड़ी खदान है। उड़ीसा यहाँ भी इंडिया की बैकबोन होता है। कहाँ पे, क्रोमियम पे। उसके बाद जान लेते हैं भारत सरकार की नई रणनीति के बारे में। तो काबिल, जिसको हम खांजी विदेश इंडिया लिमिटेड कहते हैं, वह अर्जेंटीना, चिली में लिथियम खदानें खरीदेगा और अफ्रीका में रेयर अर्थ और कोबाल्ट समझौता भी करने वाला है। क्रिटिकल मिनरल्स मिशन की बात करें तो 30 क्रिटिकल मिनरल्स की सूची जारी की गई है, जो कि 2023 में पहली बार नीलामी होगी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप भी चल रहा है, जो लिथियम और कोबाल्ट में सहयोग होगा। उसके बाद बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम एसीसी मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, वो 20,000 करोड़ की योजना चालू की गई है। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत के तहत मिनरल्स एडिशन की बात करें तो भारत की सप्लाई चेन सुरक्षित बनाना होगा। उसके बाद भविष्य क्या कहता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो 2025 से 2040 के बीच रेयर अर्थ की जियोपॉलिटिक्स पूरी दुनिया को बांट देगी। तो लिथियम को नई कोल्ड वॉर के रूप में देखा जा सकता है। ईवी बाजार में चीन बनाम यूएसए बनाम इंडिया की तगड़ी अभय कर सामने आएंगी। वह 3 लोगों में बहुत कंपटीशन होगा।
इलेक्ट्रिक व्हीकल में। उसके बाद अफ्रीका में मिनरल्स डिप्लोमेसी भी बढ़ेगी, क्योंकि अफ्रीका में बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो रिसाइकलिंग बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी। डीप सी माइनिंग भी ट्रेंड बढ़ जाएगा। आने वाले समय में मिनरल बेस्ड जियोपॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होंगी। उसके बाद निष्कर्ष। तो क्योंकि ये सिर्फ खनिज नहीं है बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था की चाबी है, तो भविष्य की युद्ध की नींव भी यही ही होगा। भविष्य की राजनीति की दिशा तकनीकी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति भी उभर कर आएगा। सुपर पावर बनने का आधार भी इससे ही होगा। तो होने वाले विकास में तेल नहीं बल्कि लिथियम, कोबाल्ट, ग्राफाइट, रेयर अर्थ भी चलेंगी। जो देशों इन पर कब्जा कर लेगा वह दुनिया पर राज ही करेगा 21वीं के ज़माने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में शेयर भी कर दें। धन्यवाद।